इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नवंबर 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बेस्ड एमसीक्यू जो रेलेवेंट होंगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए। पहला टॉपिक है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। शुरुआत करते हैं अपॉइंटमेंट से। रिसेंटली रीअपॉइंट किया गया एज एन चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल 2025 के अंदर रीअपॉइंटमेंट की गई है चेयरपर्सन की एनसीएलएटी की। तो पर्सनालिटी है जस्टिस अशोक भूषण। जस्टिस अशोक भूषण को रीअपॉइंट कर दिया है एज चेयरमैन ऑफ एनसीएलएटी। ठीक है। एनसीएलएटी करती क्या है? ये अपील सुनती है। अपील किसकी सुनती है? कंपनीज एक्ट के अंदर, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के अंदर और कंपटीशन एक्ट के अंदर। ठीक है। और जो अपॉइंटमेंट की जाती है वो अपॉइंटमेंट कमेटी के द्वारा की जाती है और अपॉइंटमेंट कमेटी के चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। Who has been appointed as the first woman secretary general of UNWTO? यूएन टूरिज्म की पहली वोमेन सेक्रेटरी जनरल बनने वाली हैं। ठीक है। इनका नाम है शेखा नजर अल नोवैसी। और ये पहली वोमेन होंगी और उसी के साथ साथ पहली इमारती होंगी। ठीक है। मतलब इमारेट से बिलोंग करने वाली पहली इमारती होंगे, फर्स्ट वोमेन होंगे। 4 साल का टर्म होगा इनका। हु हैज बीन अपॉइंटेड एट द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ है सूर्यकांत जी 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं इंडिया के। Who has been appointed as the new chairman of Inland Waterway Authority of India? इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भी नए चेयरमैन मिले हैं। वो बने हैं सुनील पालीवाल जी। सुनील पालीवाल जी को इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी के इंडिया के नए चेयरमैन के तौर पे अपॉइंट किया गया है। Who has been appointed as the new executive chairman of NALSA? नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसके नए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बने हैं? ये बने जस्टिस विक्रमनाथ। विक्रमनाथ जी को नालसा का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट कर दिया गया है। नालसा एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करती है टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। विच इंडियन ऑफिशियल सेट टू अज्यूम चेयरशिप ऑफ इंटरनेशनल आइडिया? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल आइडिया, उसके चेयरमैन बनने वाले हैं इंडिया के कोई पर्सनालिटी। तो वो है ज्ञानेश कुमार जो हमारे चीफ इकोनॉमिक चीफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। वो वही चेयरमैनशिप अज्यूम करने वाले इंटरनेशनल आइडिया। इंटरनेशनल आइडिया का है? ये इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल फॉर डेमोक्रेसी इलेक्टोरल असिस्टेंस के लिए। तो इसके चेयरमैन बनने वाले हैं ज्ञानेश कुमार जो हमारे इंडिया के सीईसी हैं। अब आ जाते हैं स्कीम और इनिशिएटिव पे। नई स्कीम्स के न्यूज में पहली स्कीम है नई चेतना 4.1 कैंपेन। ये कैंपेन लॉन्च किया गया है। किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया और किस प्रोग्राम के अंदर लॉन्च किया गया है? प्रोग्राम के अंदर लॉन्च किया गया है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर है। ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है नई चेतना 4.1 कैंपेन फॉर टू रेज अवेयरनेस अबाउट वुमेन वुमेन बेस्ड, मतलब जो वायलेंस होता है वुमेन के अगेंस्ट उसके उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाने के लिए इसको लॉन्च किया गया नई चेतना 4.0 कैंपेन। प्रोग्राम कौन सा है? दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। और मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट न्यूज आती है रेथना मिकोसम। ये फार्मर वेलफेयर के लिए एग्रीकल्चर रिफॉर्म प्रोग्राम है। मतलब फार्मर का वेलफेयर करेगा। एग्रीकल्चर रिफॉर्म मतलब कैसे कि नई टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना है एग्रीकल्चर में। तो ये इनिशिएटिव किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। फार्मर के वेलफेयर के लिए और एग्रीकल्चर रिफॉर्म लाने के। रिफॉर्म मतलब एआई वगैरह, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब एग्री एग्री मैकेनाइजेशन, फूड प्रोसेसिंग, ये सब पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना एग्रीकल्चर फील्ड में। तो ये उसके लिए ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। भंडारण 360 ये भी न्यूज में था। भंडारण 360 क्या है? ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब भंडारण 360 का मेन पर्पज है इसमें जो क्लाउड बेस्ड ईआरपी वेयर हाउसिंग होती है जो अंडर सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के अंदर, इसमें क्या करेगा किया जाएगा मॉडर्नाइज किया जाएगा फूड ग्रेन की स्टोरेज को लेकर, लॉजिस्टिक को लेकर और पीडीएस ऑपरेशंस को लेकर। मतलब इसमें भी अल्टीमेटली मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करना इन द स्टोरेज, लॉजिस्टिक एंड पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन। भंडारण 360 बाय मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आ जाते हैं अवार्ड क्या क्या दिए हुए हैं इस महीने। कंचनजंगा नेशनल पार्क को गुड रेटिंग मिली है ग्लोबल असेसमेंट में। तो असेसमेंट किसके द्वारा की गई है? असेसमेंट की गई है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर नेचुरल रिसोर्सेज वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिव्यू, आईयूसीएन की वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिव्यू के अकॉर्डिंग इसको गुड रेटिंग मिली है। कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क है सिक्किम के अंदर। विच इंडियन स्टेट हैज वॉन पीपल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड?
ठीक है। मतलब जो पीपल को जो सर्विस डिलीवरी की जाती है उसमें इंटीग्रेट करना इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी से, ई सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो ये दिया गया है माइती के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो ये किस स्टेट को दिया गया है? ये दिया गया है अपने हिमाचल प्रदेश को, ठीक है। बेटर ई सर्विस डिलीवरी के लिए, ई गवर्नेंस के लिए। पीस प्राइज अनाउंस किया है 2026 फीफा वर्ल्ड कप के लिए। अब मतलब इनका फीफा वालों ने भी खुद से अपना पीस प्राइज अनाउंस कर दिया है। कैसे, किस किस बेसिस पे पीस प्राइज दिया जाएगा? कि फुटबॉल के थ्रू पीस फैलाने के लिए उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा और उनको पीस प्राइज दिया जाएगा, ठीक है। वो इंडिविजुअल भी हो सकता है कि कोई पर्सनालिटी फुटबॉलर, जैसे मान लो मेसी हो गया, रोनाल्डो हो गया, पीस फैलाने में हेल्पफुल रहेंगे। और साथ ही साथ अगर ऑर्गेनाइजेशन जैसे उनकी टीम वगैरह रहती है, वो सब कैसे फैलाएंगे फुटबॉल के थ्रू ये पीस, तो उसके लिए उनको अवार्ड दिया जाएगा। 2025 का नेशनल बुक अवार्ड फिक्शन में किसको दिया है? ये दिया है रबिया अल मैदानी को, ठीक है। इनकी एक बुक है नोबल, द ट्रू स्टोरी ऑफ राजा गुलेबल एंड हिज मदर, उसके लिए अवार्ड उनको दिया जा रहा है। इंटरनेशनल न्यूज पे आ जाते हैं अब, नेक्स्ट टॉपिक। विच कंट्री अनाउंस्ड ए प्लान इन 2025 टू बैन सोशल मीडिया चिल्ड्रन 15 साल से छोटे। 15 साल से छोटे बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया जाएगा। तो ये अनाउंस किया है डेनमार्क ने। बट अभी एक और न्यूज इसके अलावा और भी है। ऑस्ट्रेलिया इसको इम्प्लीमेंट ही करने वाला है। कब से? दिसंबर अराउंड अराउंड टाइम से, 15 दिसंबर के अराउंड आई थिंक। तो तब से ऑस्ट्रेलिया तो इसको इम्प्लीमेंट ही करने वाला है, और डेनमार्क ने अनाउंस किया है कि वो भी सोशल मीडिया को बैन करेंगे 15 साल छोटे बच्चों के लिए। अब मेन पर्पज है मेंटल हेल्थ को उनकी बचाना, एडिक्शन को रोकना, इसलिए मेन पर्पज है, ठीक है। डेनमार्क कंट्री आप देखना चाहोगे मैप में, तो डेनमार्क इधर पड़ती है, नॉर्वेशियन कंट्रीज के नीचे ये वाली, ठीक है, नॉर्थ सी के साइड में। नेक्स्ट, वर्ल्ड का पहला कैशलेस नेशन बन गया है, कैशलेस नेशन, वो बना है स्वीडन। स्वीडन वर्ल्ड का कैशलेस नेशन बन गया। मतलब अब जो फिजिकल जो कैश होता है, मतलब रुपया जैसे नोट होता है रुपए पैसे का, तो वो उसका ट्रांजेक्शन बहुत कम हो गया, रेयरली, मतलब पॉइंट में भी डेसिमल्स में चला गया है। मतलब मेजरली वो एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता। मेजरली क्या हो रहा है? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रही है। स्वीडन पड़ती है नॉर्वे के साइड में, ठीक है, नॉर्वे साइड में स्वीडन फिनलैंड, तो स्वीडन बीच वाली कंट्री है। Which Indian state has signed an MOU to with Starlink to provide satellite internet service? मतलब सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एमओयू साइन किया गया इंडियन स्टेट के द्वारा। वो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। और एमओयू किसके साथ साइन किया गया? स्टारलिंक, जो कि एलोन मस्क की कंपनी है, ठीक है। बाकू टू बेलम रोड मैप, जिसमें ओथ ली गई है मोबिलाइज करने की, क्लाइमेट को फाइनेंस करने के लिए एनुअली बाई 2025, मतलब कुछ रुपए फाइनेंस किए जाएंगे क्लाइमेट के लिए 2035 से। तो बाकू टू बेलम रोड मैप में 1.3 ट्रिलियन बाई 2025 मोबिलाइज करने का टारगेट लिया गया है। बाकू टू बेलम रोड मैप क्या है? बाकू जहाँ पे COP29 हुई थी, COP29 हुई थी, मतलब बाकू अजरबैजान के अंदर, और बेलम ब्राजील के अंदर COP30 हो रही है। तो ये वो रोड मैप है, बाकू टू बेलम। और इसके अंदर जो मोबिलाइज करने का टारगेट लिया गया है बाई 2035, $1.3 ट्रिलियन का, टू फाइनेंस डेवलपिंग कंट्री टू सपोर्ट क्लाइमेट मिटिगेशन एडेप्टेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सेकंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक डेवलपमेंट के लिए सेकंड वर्ल्ड समिट होने वाली है। पहली कहाँ हुई थी? कोपेनहेगन डेनमार्क में हुई थी। और दूसरी कहाँ होने वाली है? दोहा कतर के अंदर होना चाहिए। सामाजिक डेवलपमेंट कैसे होगी? समाज में दो तीन मेजर प्रॉब्लम होती हैं। सबसे पहले तो गरीबी हो गई, एम्प्लॉयमेंट हो गई, और सोशल इंक्लूजन हो गया। उन सबको मेन फोकस किया जाएगा इसमें। विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस दैट इट विल अडॉप्ट, इंडिया का जो दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है ना, उसको कॉपी करने वाला है एक कंट्री। तो ये अनाउंस कर दिया उन्होंने, पॉवर्टी एलिवेशन रूरल डेवलपमेंट के लिए वो कंट्री कॉपी करने वाली है। वो कंट्री यूथोपिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर पड़ती है कंट्री, ठीक है, यूथोपिया ने अनाउंस कर दिया। विच कंट्री बिकम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ जॉइन अब्राहम अकॉर्ड? अब्राहम अकॉर्ड क्या? अब्राहम अकॉर्ड लॉन्च किया गया था, पीस फ्रेमवर्क है मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के बीच में, जो इजराइल वगैरह से वॉर वगैरह चलता रहता है ना कंट्रीज का। तो उसके लिए अब्राहम अकॉर्ड ब्रोकरेज की गई थी यूएस के द्वारा, ठीक है। अभी रिसेंटली इसमें एक पांचवा मेंबर आया है। वो मेंबर कौन सा है? वो मिडिल ईस्ट से बिलोंग नहीं करता, वो करता है सेंट्रल एशिया से। कजाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया है एज एन फिफ्थ मेंबर। बाकी चार मेंबर हैं इसमें, मैप के थ्रू दिखा देते हैं। रेड कलर वाले मेंबर है ना, मोरक्को अफ्रीका के अंदर, और सूडान, और उसके बाद ये बहरीन और यूएई। ये चार तो थे ही, इजराइल तो है ही दूसरी साइड, ठीक है। बहरीन, यूएई, सूडान, मोरक्को, इसके साथ साथ सेंट्रल एशिया यहाँ पे पड़ता है,
सेंट्रल एशिया वाला पार्ट ये कजाकिस्तान ने भी साथ में इसको ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो चार कंट्री कौन सी, मोरक्को, सूडान इस ये एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे इजिप्ट के नीचे, उसके बाद यूएई बहरीन तो है ही है और इजराइल एक साइड में है ही। ठीक है, गूगल एआई डेटा सेंटर बनने वाले हैं। एक आइलैंड नेशन को इन्होंने टेरिटरी को सिलेक्ट किया है कि यहाँ पे बड़ा सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर बनाएंगे। ठीक है, तो वो आइलैंड है क्रिसमस आइलैंड। ये आइलैंड ऑस्ट्रेलिया की टेरिटरी है और मैप में अगर आप देखने जाओगे तो इंडोनेशिया के नीचे वाले रीजन में पड़ता है। ठीक है, सिसेल्स ने ज्वाइन कर लिया है एज ए सिक्स्थ मेंबर ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। ठीक है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव इंडिया लेड इनिशिएटिव है इन द इंडियन ओशियन। ठीक है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए। तो सिसेल्स ने एज ए सिक्स्थ मेंबर की ज्वाइन किया है। बाकी पांच मेंबर के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा मेंबर कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का मेंबर नहीं है, या फिर कौन कौन से मेंबर हैं। तो 1 2 3 ऐसे ऑप्शन देगा, तो उस तरीके से मैं आपको नाम भी याद कराऊंगा। पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे, फोकस एरिया कौन सा नहीं है इसका, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का। देखो, मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड करना सही बात है, टेररिज्म को रोकना, साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ये इसका पर्पज नहीं है। ठीक है, इस कॉन्क्लेव का, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का सिसिल्स ने सिक्स मेंबर की तरह ज्वाइन किया। बाकी पांच मेंबर कौन से हैं? तो देखो, इसका पर्पस फोकस एरिया का मैरीटाइम सेफ्टी सिक्योरिटी पे, काउंटर टेररिज्म रेडिकलाइजेशन को रोकना, साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्शन देना, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकना और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ वाले एरिया में काम करता है। पांच एरिया में काम करता है। ठीक है, छह मेंबर है, छह मेंबर के बारे में देख लेते हैं। पहला मेंबर इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस। ठीक है, इंडिया, इंडिया के नीचे श्रीलंका, श्रीलंका के नीचे मालदीव, मालदीव के नीचे मॉरिशस। ठीक है, और मॉरिशस के आसपास में सिसेल्स और बांग्लादेश अपना राइट साइड में इंडिया के। तो ये छह मेंबर कंट्री है इसके। सिक्स मेंबर अभी सिसेल्स ने ज्वाइन किया। यूएनएफ ट्रिपल सी सीओपी 31 ये कहाँ पे होस्ट करने वाली, कौन सी कंट्री इसको होस्ट कर, टर्की है, अंटालिया में। ठीक है, और यहाँ पे एक और मेजर चीज आई निकल के कि ऑस्ट्रेलिया नेगोशिएशन प्रेसिडेंटशिप रहेगी। ठीक है, मतलब जो COP 31 की मेन प्रेसिडेंटशिप रहेगी वो तो टर्की के पास रहेगी। अंटालिया के अंदर ये COP 31 ऑर्गेनाइज होने वाली है। साथ ही साथ एक और अलग तरीके की नेगोशिएशन के लिए प्रेसिडेंटशिप मिली है, वो मिली है ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रेसिडेंटशिप और नेगोशिएशन के लिए किसको मिली है, ऑस्ट्रेलिया को। बाकी प्रेसिडेंटशिप टर्की के पास है। एक और टर्म यूज में है, ग्लोबल मोतीराव। ठीक है, COP 31 में ये कंसेप्ट अज्यूम किया गया है। तो ये किस कंट्री के द्वारा अज्यूम किया गया है? ब्राजील के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका पर्पज है ग्लोबल मोबिलाइजेशन की तरफ जाना, ना कि जस्ट कमिटमेंट टू जस्ट गो द ग्लोबल ग्लोबल मोबिलाइजेशन। मोबाइल मोबाइल करो, मतलब जो आप बोल रहे हो ना, कमिटमेंट ले रहे हो, उनको एक्चुअल में करो। वो ब्राजील के द्वारा लॉन्च किया गया ग्लोबल मोतीराव COP 31 पे। ठीक है, धरती पे। नेपाल ने नया 100 रुपये का नोट इशू किया है और उसमें कुछ डिस्प्यूटेड टेरिटरी है इंडिया की, उस मैप में दिखाया है कि ये नेपाल के मैप के अंदर है। तो वो टेरिटरी तीन ही है, ये बार बार न्यूज में रहता है, आप लोगों को अगर पता होगा तो। काला पानी, लिपुलेख, लिम्पेलुदुरा, इसको वो क्लेम करता है नेपाल की ये हमारी टेरिटरी है, पर डिस्प्यूटेड है ये टेरिटरी। इंडिया वाले बोलते हैं कि हमारी रीजन में आती है। ठीक है, मैप में देखने जाए तो ये लिम्पेलुदुरा यहाँ पे है, ये काला पानी है और ये अपना लिपुलेख है। ठीक है, काला पानी, लिपुलेख, लिपेलेदुरा, ये वाले अपने वो बोलते हैं कि मैप यहाँ से जाता है, कि नेपाल के अंदर पड़ जाता है, और इंडिया वाले बोलते हैं नहीं नहीं ये हमारा ये वाला मैप। ठीक है, तो इसको लेके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इनॉग्रेशन क्या किस चीज का किया है देख लेते हैं। B.R. अम्बेडकर जी का एक स्टेचू बना है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? यूनेस्को हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर B.R. अम्बेडकर जी का पहली बार को स्टेचू बनाया गया है। तो ये तरीके से ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल रहा है उसके एफर्ट्स को, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशनल थॉट को लेकर। ठीक है, वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू कहाँ पे, लॉर्ड राम का 77 फीट का अनवेल किया गया, ये किया गोवा के अंदर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली इसको अनवेल किया था। ये लॉर्ड मतलब हाईएस्ट स्टैचू है 77 फीट का अभी तक का लॉर्ड राम का। ठीक है, और ये इसको स्कल्प्टेड किसने किया था, राम वी सुथर, जिसने स्टैचू ऑफ यूनिटी को किया था। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ सकता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट नेशनल न्यूज के टॉपिक पे। इंडिया स्टेट जो फ्री बेसिस पे HPV वैक्सीन देगा। HPV वैक्सीन होती है सर्विकल कैंसर को रोकने के लिए औरतों में। तो ये 9 से 14 साल की बच्चियों को दिया जाएगा, ये फ्री बेसिस पे देने के लिए अनाउंस कर दिया तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। ठीक है, विच इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइज यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। ठीक है, अब ऑलरेडी हमारे पास एक सिटी थी जिसको क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी से रिकॉग्नाइज किया गया था यूनेस्को के द्वारा, वो थी हैदराबाद। अभी रिसेंटली एक और सिटी को रिकॉग्नाइज किया गया, वो लखनऊ। लखनऊ को वहां के अब्दी कुजीन के लिए रिकॉग्नाइज किया गया। ठीक है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के अंदर, UCCN।
विच प्रीशियस मेटल विल नाउ बी एक्सेप्टेड कोलेट्रल। ठीक है, देखो कोलेट्रल की तरह पहले गोल्ड को एक्सेप्ट करते थे, बाकी किसी प्रीशियस मेटल को नहीं करते थे। बट अभी तो रेट इतना बढ़ गया है कि चांदी भी एक तरीके से इक्वल टू गोल्ड ही हो गया है। तो इस तरीके से सिल्वर को भी अब कोलेट्रल लेने वाला है, वो भी महंगा हो गया है। ठीक है। जीआई टैग मिला है इंडिया के एक डायमंड वैरायटी को, वो है पन्ना। एमपी के अंदर ये डायमंड मिलता है, तो पन्ना की डायमंड वैरायटी को जीआई टैग दिया गया है रिसेंटली। विच सिटी हैज बिकम वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस सिटी। ठीक है, पहले जो टोक्यो थी, टोक्यो जापान के अंदर मोस्ट पॉपुलस सिटी थी, अब उसको ओवरटेक कर दिया इस सिटी ने, ये सबसे ज्यादा पॉपुलस बन गया है। वो जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर पड़ता है, इस शहर सबसे ज्यादा पॉपुलस हो गया वर्ल्ड में। और इंडिया का दिल्ली आता है तीसरे नंबर पे। ठीक है, टोक्यो सेकंड नंबर पे शिफ्ट हो गया है। Which of the following state has recently announced that Aadhaar will not be accepted as proof of birth? इस स्टेट ने अनाउंस कर दिया कि आधार को प्रूफ ऑफ बर्थ की तरह एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ने किया है, क्योंकि कुछ रूलिंग आई थी यूआईडीए के द्वारा और कोर्ट की रूलिंग के बाद अब आधार को इस पर्पज के लिए बनाया ही नहीं गया है, ये प्रूफ ऑफ बर्थ है ही नहीं। तो इसी इसी से अलाइन करते हुए उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ने अनाउंस कर दिया कि बर्थ बर्थ सर्टिफिकेट की तरह यूज नहीं किया जाएगा इसको, आधार को। नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं डिफेंस में। बीएसएफ की फर्स्ट ऑल वुमेन ड्रोन यूनिट बनने जा रही है, जिसका नाम है दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि जो बीएसएफ की पहली ऑल वुमेन ड्रोन यूनिट है उसका नाम क्या है? दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। ठीक है, कहाँ पे रेज की जा रही है? स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर ग्वालियर के अंदर। एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है रशिया की, जिसका नाम है खबरोवस्क। ठीक है, उस पे एक एडवांस वेपन सिस्टम लगाया जाएगा। उस वेपन सिस्टम का नाम क्या है? उस वेपन सिस्टम का नाम है पोजियोडोन न्यूक्लियर टॉर्पीडो। टॉर्पीडो क्या होता है कि जो समुद्र के अंदर मिसाइल लॉन्च की जाती है उसको टॉर्पीडो बोलते हैं। तो ये पोजियोडोन न्यूक्लियर टॉर्पीडो इस न्यूक्लियर सबमरीन के साथ लगाया जाएगा, ये रशिया से बिलोंग करती है। खबरोवस्क न्यूक्लियर सबमरीन रशिया, और पोजियोडोन न्यूक्लियर टॉर्पीडो। और इसको दूसरा नाम डूम्सडे टॉर्पीडो बोलते हैं। ठीक है, पोजियोडोन टॉर्पीडो को। चाइना का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर बन गया है तीसरा। ठीक है, नाम है उसका फुजियोन। फॉर एग्जाम अगर पूछ ले आपसे कि चाइना के थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है? फुजियोन। ठीक है, और ये किस क्लास से बिलोंग करता है? टाइप 03 से बिलोंग करता है। क्लास का नाम भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए मैंने उसका एमसीक्यू ऐड किया। थर्ड थर्ड क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम के साथ। अपोलो हाई एनर्जी लेजर वेपन लॉन्च किया गया है, ये किस कंट्री के द्वारा डेवलप किया गया है? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, अभी न्यूज में है कि ये अनमैन्ड एरियल सिस्टम को काउंटर करता है, जैसे स्वार्म ड्रोन वगैरह होते हैं। तो ठीक है, ये नाटो की एक मेंबर कंट्री को ऑस्ट्रेलियन को बेचने वाली है। ग्लाइड फेज इंटरसेप्टर प्रोग्राम ज्वाइंटली लॉन्च किया गया है डिफेंस इनिशिएटिव कि यूनाइटेड स्टेट और जापान के द्वारा लॉन्च किया गया। ग्लाइड फेज वो फेज होता है जिसमें किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट करना काफी डिफिकल्ट होता है, मतलब ऐसे स्विंग करते हुए चलता है वो, उसकी एक्चुअल लोकेशन पता नहीं पड़ पाती इंटरसेप्टर को कि इस लोकेशन पे जाके हिट करना है, तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए इसको स्टडी करने के लिए अभी स्टडी चल रही है, यूएस और जापान के द्वारा कुछ ना कुछ बना के लाएंगे। ठीक है, दिखा देता हूँ मैप में। ये जैसे ये बैलिस्टिक मिसाइल होती है, ये क्रूज मिसाइल का सिस्टम होता है, ये आउट ऑफ एटमॉस्फेयर जाती है, विद इन एटमॉस्फेयर काम करती है। ठीक है, तो बैलिस्टिक इन दोनों का ये ग्लाइड फेज व्हीकल होता है ना, दोनों की प्रॉपर्टी का यूज कर लेता है। तो इस तरीके से ग्लाइड करते जाता है, उसको इंटरसेप्ट करना काफी डिफिकल्ट रहता है। तो इस पे यूएसए और जापान दोनों मिलकर स्टडी करने वाले हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी रिसेंटली अलॉट किया है कॉन्ट्रैक्ट इन वार एंटी टैंक मिसाइल बनाने के लिए। ठीक है, तो ये किस पीएसयू को दिया गया है? भारत डायनामिक्स लिमिटेड को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। ठीक है, मैन पोर्टेबल अंडर वाटर ऑटोनोमस व्हीकल बनाए गए हैं डीआरडीओ के द्वारा। किस मिशन के लिए बनाए गए हैं? मिशन है माइन काउंटर विजन मिशन, मतलब जैसे माइन वगैरह बिछा देते हैं समुद्र के अंदर, तो उन सबको कैप्चर करना, ताकि हमारे वेसल्स और डाइवर्स को सेफ सिक्योरिटी मिल सके। ठीक है, तो ये बनाया है डीआरडीओ की नवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी विशाखापट्टनम के द्वारा। ठीक है, इस जो ये अपना ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है, इसमें सोनार टेक्नोलॉजी होगी, एक्वेस्टिक टेक्नोलॉजी होगी, डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स होंगी, कैमरेज होंगे, उसकी वजह से माइंस वगैरह को कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, यूएस ने रिसेंटली डील किया इंडिया के साथ कुछ आइटम्स को लेकर कि ये इंडिया को एक्सपोर्ट करने वाले हैं। ये जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल और एक्स कैलिबर आर्टिलरी सेल, मतलब जो जिसमें बारूद भरा जाता है वो सेल एक्स कैलिबर, और जेवलिन का जो एंटी टैंक मिसाइल टैंक्स को उड़ाने के लिए जो मैन पोर्टेबल जेवलिन रहता है ना, उसके थ्रू से। मैप में दिखा देता हूँ कैसा है, वो सॉरी इमेज में, ये मिसाइल है और ये एक्स कैलिबर है। सॉरी, पाकिस्तान ने रिसेंटली टेस्ट फायर किया है इंडिजिनियसली बिल्ट एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब शिप को उड़ा देगा ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल बना दिया इन्होंने, और इंडिजिनियसली बनाया है। ये तो बहुत भाते की बात है। तो ये उसका नाम है P282 स्मैश।
ठीक है, इंडिजिनसली बिल्ट एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल, पाकिस्तान से बिलोंग करता है। ये देखना, कोई भी बिलीव नहीं करेगा, आंसर मार्क ही नहीं कर पाएगा। अगर पूछ ले कि P282 स्मैश किसके द्वारा बनाया गया है, तो आधे से बच्चे लगाएंगे ही नहीं पाकिस्तान, क्योंकि वो सोचते हैं कि हो ही नहीं सकता, उन्होंने भी कर दिखाया है। ठीक है, ऑपरेशन में क्या न्यूज में था, ऑपरेशन में वीड आउट, ऑपरेशन वीड आउट न्यूज में था, ये लॉन्च किया गया है क्रैक डाउन ऑन हाइड्रोफोनिक स्पीड स्मगलिंग, जो कैनाबीज होते हैं उनकी स्मगलिंग को रोकने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के द्वारा, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है, ठीक है, उसके द्वारा कैप्चर करना और सीज करना ये सब जो ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही है इंडिया के अंदर। इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाते हैं, इंडिया का पहला सिलिकॉन कार्बाइड का सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया जाने वाला है, ये किस स्टेट के अंदर लगाया जाने वाला है, ये उड़ीसा के अंदर लगाया जाने वाला है, और कंपनी होगी RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। पहली इंडिया की बैंक जो $100 बिलियन के मार्केट कैपिटलाइजेशन को क्रॉस कर गई है, ये बनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। टू ट्रेडिशनल लेप्चा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को GI टैग दिया गया है। लेप्चा ट्राइब कहाँ पे मिलती है, सिक्किम के अंदर, ठीक है, तो इनके इंस्ट्रूमेंट को GI टैग दिया गया है, GI टैग दिया गया है टंगबुक और पेम्टुंग पुल्टिक को, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ये तार वाला होता है, ये बजाने वाला होता है। अब नए ग्रेचुइटी रूल में क्या हो गया, जैसे कि किसी लेबर कोड क्या होगा, अब रिसेंटली लेबर कोड को 29 लेबर कोड थे, उनको रिक्लासिफाई किया है 4 कैटेगरी में, ठीक है, 29 से सीधे 4 पे ले आए हैं। तो उसमें क्या होता था, पहले ग्रेचुइटी 5 साल आप सर्विस करते थे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तब आपको मिलती थी, ठीक है। ग्रेचुइटी एक तरह लमसम अमाउंट होता है कि आपने इतने अच्छे से कंपनी में इतने साल काम किया, तो कंपनी आपको ऑनर करती है कितने पैसे देगा, ठीक है, एक तरीके से मतलब गवर्नमेंट रूल है। मान लीजिए पहले 5 साल में मिलता था, अभी 1 साल में मिलने लगेगा। 1 साल में मतलब किनको फायदा होगा, जो फिक्स टर्म के लिए रिक्रूट किए जाते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट पर रिक्रूट की जाए 1 साल के लिए, तो उन लोगों को भी फायदा होगा, तो इसलिए इसका ये आंसर होगा, ठीक है। 1 साल का टर्म हो गया है, क्वेश्चन पूछ ले अगर 5 साल से घटा कितना कर दिया, 1 साल कर दिया है। एनवायरमेंट पे क्या है, विच स्टेट टू ओवरटेक पंजाब इन टर्म्स ऑफ स्टबल बर्निंग, स्टबल बर्निंग आपको पता ही हो, जो फसल वगैरह का कचरा बच जाता है उसको जला के खत्म कर दिया जाता है, ठीक है, ये पंजाब में सबसे ज्यादा होता था, अभी MP इससे भी आगे निकल गया है। चीता के हैबिटेट बनाने के लिए प्रोजेक्ट चीता के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मध्य प्रदेश को रिसेंटली, मतलब पहले 2 ऑलरेडी लोकेशन है जहां पे चीताज को लोकेट किया हुआ है MP के अंदर, कूनो नेशनल पार्क और गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब तीसरी लोकेशन को भी आइडेंटिफाई कर लिया गया, यहाँ पे भी चीताज को छोड़ा जाएगा, ठीक है। वो तीसरी लोकेशन है नोरादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कूनो पहले थी, उसके बाद गांधी सागर थी, अभी तीसरी लोकेशन भी लोकेट कर ली गई कि यहाँ पे भी चीताज को रिलोकेट किया जाएगा, नोरादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। रिलोकेट जब किया जाता है कि जब कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा चीता हो जाता है किसी लोकेशन पे, तो इसलिए थर्ड लोकेशन नोरादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। गोगाबिल लेक रिसेंटली जिसको रामसर साइट में इंक्लूड किया गया था, ये बिहार की छठवीं रामसर साइट होगी, ठीक है, बिहार की छठवीं रामसर साइट, और इसके साथ टोटल नंबर ऑफ रामसर इंडिया के अंदर कितनी होगी, 94 रामसर साइट, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। और ये जो ये गोगाबिल लेक क्या है, ये ऑक्सबो लेक है, महानंदा और गंगा रिवर सिस्टम से फॉर्म होती है। हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट अब किस स्टेट में है और बिहार के अंदर कितनी है, हाईएस्ट है तमिलनाडु के अंदर 20 और बिहार के अंदर 6 है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अंदर 10 है, पर इसने पूछा था हाईएस्ट नंबर कहाँ पे है, तमिलनाडु में 20, बिहार में 6। प्रोजेक्ट चीता के अंदर कितने चीता लाए जाने वाले हैं बोट्सवाना से, देखो प्रोजेक्ट चीता में ऑलरेडी 2 कंट्रीज से चीता को ला चुके हैं, पहले साउथ अफ्रीका से लाए थे, फिर नमीबिया से लाए थे, ठीक है। एक जगह से 8 लाए थे, एक जगह से 12 लाए थे, देख लेना आप कितने लाए थे। तो अभी रिसेंटली बोट्सवाना से भी, ये तीनों बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, साउथ अफ्रीका, नमीबा और अपना बोट्सवाना, तो बोट्सवाना से भी लाने वाले हैं 8 चीता लाएंगे और कूनो नेशनल पार्क में छोड़ेंगे, ठीक है। 3 लोकेशन कौन सी है जहाँ पे इंडिया के अंदर छोड़ा जा रहा है इनको, कूनो नेशनल पार्क, गांधी सागर और तीसरी अभी नोरादई को सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की एमिशन गैप रिपोर्ट रिलीज की गई है, जिसमें बोला गया है कि ग्रीन हाउस गैस का एमिशन 2024 में अप्रोक्सीमेटली इतने गीगाटन पहुंच गया CO2 इक्विवेलेंट में, ठीक है, वो पहुंच गया 57.7 गीगाटन CO2 इक्विवेलेंट, यूएनईपी के एमिशन गैप रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी है, इंडिया ने रिसेंटली उसको एज एन ऑब्जर्वर ज्वाइन किया है, तो ये किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, ये लॉन्च किया गया ब्राजील के द्वारा, ठीक है। ये तरह के फंड रेजिंग फैसिलिटी है, जिसमें फंड रेज किया जाएगा, बाद में उन कंट्रीज को दिया जाएगा जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर रही है। फंड कितना रेज किया जाएगा, $125 बिलियन, ठीक है, COP30 में लॉन्च किया गया है। मीना माता कन्वेंशन के अकॉर्डिंग मर्कुरी को रिसेंटली फेज आउट करना है, किस किस फील्ड से, मर्कुरी तो ऑलरेडी मीना माता कन्वेंशन इंप्लीमेंटेशन में, डेंटल एमलगम से, ठीक है, ये डेंटल अमेलगम से भी फेज आउट करना है, तो टारगेट लिया गया है 2034 तक, ठीक है।
कुछ एक्सट्रीम सर्कमस्टांस के अलावा अब डेंटल अमेलगम से भी इसको मर्क्यूरी को फेज आउट करना है, 2034 का टारगेट लिया गया है। तो COP32 को कौन सी कंट्री ऑर्गेनाइज करेगी? इथोपिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर पड़ती है, मैप में दिखा देता हूँ। ठीक है, मैप यहाँ पे ऐड किया नहीं है, तो आप देख लेना मैप पे जाके, इथोपिया एडिस अबाबा जिसकी कैपिटल है, वो COP32 की लोकेशन चूज कर ली गई है। और COP31 मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ, टर्की और ऑस्ट्रेलिया ज्वाइंट, ठीक है, टर्की अंटालिया में होगी, और ऑस्ट्रेलिया को एज एन नेगोशिएशन प्रेसिडेंसी दी है। स्मार्ट एक्सोम ऐप लॉन्च की गई है असम गवर्नमेंट के द्वारा। किस चीज के लिए, किस तरह की अलर्ट देगी? फ्लड और लाइटनिंग को लेके, मतलब बाढ़ वगैरह जो ब्रह्मपुत्र रिवर में आती है, और लाइटनिंग स्ट्राइक भी काफी ज्यादा होती है, इन दोनों से रिलेटेड वो अलर्ट्स देगी। ठीक है, स्पीसीज कौन कौन सी न्यूज में थी ये भी देख लेते हैं। लूनर स्पीसीज नहीं है, ये साइंस के क्वेश्चन आ गए हैं डायरेक्टली। ठीक है, लूनर मिशन ने रिसेंटली डिस्कवर किया कि माइक्रोमीटर साइज आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल। लूनर मतलब जो चांद का मिशन था, वहां पे एक मिशन गया, सैंपल लेके आया, और उसने बताया कि उस सैंपल में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है, ये आयरन के ऑक्साइड्स है। ये तो ऑक्सीडेशन होने पे मिलते हैं, बट हमने तो बोला जाता है कि चांद पे ऑक्सीजन ही नहीं है, ऑक्सीजन रिच ही नहीं है, तो ये कैसे मिले? ठीक है, तो ये मिशन कौन सा था? चंगे E6 मिशन गया था लूनर की फार साइड पे, वहां से सैंपल लेके आया था, स्टडी की, तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट मिलके जो ऑक्सीडेशन से बनते हैं। तो इस पे काफी डिस्प्यूट हो गया है अभी, मतलब कि लूनर की जो थ्योरी वगैरह है, तो उस पे बात चल रही है। ठीक है, साउथ पोल से लेके आया था सैंपल 1.9 kg एटकेसन बेसिन से। एक्सरसाइज कौन सी न्यूज में थी? एक्सरसाइज अस्त्र शक्ति। ठीक है, अब एक्सरसाइज में हमेशा एग्जामिनर यही पूछता है किन कंट्रियों के बीच में हुई है, या फिर किस अगर कंट्रीज नहीं इन्वॉल्व नहीं है, तो इंडिया की कौन सी आर्म फोर्स ने इसको कंडक्ट कराया। ठीक है, तो एक्सरसाइज अस्त्र शक्ति इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, कंडक्ट कराई गई है नॉर्थर्न कमांड के द्वारा लद्दाख रीजन में, और ITBP के साथ में मिलकर। ठीक है, वो ये नॉर्थर्न कमांड को कैसे सिक्योर करना है, मेनली चाइना की तरफ से। एक्सरसाइज मालाबार, ये मालाबार एक्सरसाइज होती है क्वाड नेशंस के बीच में, और इसका जो इस साल का जो वेन्यू है, कहाँ पे कंडक्ट कराई जाएगी? गुआम, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। ठीक है, मतलब इसको पैसिफिक ओशियन में गुआम कंडक्ट, यूनाइटेड स्टेट कंडक्ट करा रहा है इस बार। क्वाड नेशन के बीच में वैसे होती है। एक एक्सरसाइज मारू ज्वाला भी न्यूज में थी, ये कहाँ पे? राजस्थान में कंडक्ट कराई जा रही है, बट ये एक्सरसाइज ना, मारू ज्वाला एक पार्ट है एक्सरसाइज त्रिशूल का। ठीक है, ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है, जो त्रिशूल उसका एक पार्ट है एक्सरसाइज मारू ज्वाला। ठीक है, आर्मी की सुदर्शन चक्र कॉर्प्स के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। विनबैक्स एक्सरसाइज, अब नाम पढ़ के ही आप पता लग जाएगा, वियतनाम इंडिया में एक्सरसाइज, तो वियतनाम में होस्ट कर रहा है इसको, इस साल 6th एडिशन है, वियतनाम होस्ट कर रहा है। ठीक है, गरुड़ा एक्सरसाइज किसके साथ होती है? बायलेटरल एक्सरसाइज फ्रांस के साथ होती है इंडिया की। ठीक है, और फ्रांस के अंदर ही इस बार ये कंडक्ट की जा रही है। 8th एडिशन ऑफ बायलेटरल एक्सरसाइज अजय वॉरियर, अजय वॉरियर किस किस के बीच होती है? यूके और इंडिया के बीच में होती है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, और इस बार किस लोकेशन पे हो रही है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान के अंदर। सागर कवच एक्सरसाइज न्यूज में थी, ये क्या है? सागर कवच एक्सरसाइज है इंटर एजेंसी, मतलब जो कोस्टल एरिया होते हैं ना, कोस्टल, उन पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। इंटर एजेंसी मतलब क्या होगा? इंडियन नेवी आ जाएगी वहां पे, कोस्ट गार्ड आ जाएंगे, ठीक है, और फिशरीज वाले आ जाएंगे, मरीन पुलिस आ जाएगी, ये सब साथ में मिलकर कस्टम वगैरह, स्मगलिंग को रोकना, इन्फिल्ट्रेशन को रोकना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, इस तरीके से ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी। एक्सरसाइज सूर्यकरण, ये किस कंट्री के साथ होती है? बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये होती है नेपाल के साथ इंडिया की। ठीक है, 19th एडिशन है इस बार, पिथौरागढ़ उत्तराखंड के अंदर। स्पोर्ट्स में क्या न्यूज में? फाइड वर्ल्ड कप ट्रॉफी का नाम चेंज कर दिया गया, किसके नाम पर रख दिया? विश्वनाथन आनंद ट्रॉफी के नाम पे। विश्वनाथन आनंद जो इंडिया के पहले वर्ल्ड चेस चैंपियन थे, और 5 बार इन्होंने टाइटल होल्ड किया था वर्ल्ड चेस चैंपियन का। ठीक है, उनके नाम पे नाम चेंज कर दिया गया। क्रिकेट, क्रिकेट को T20 फॉर्मेट में वुमेन्स और मेंस कैटेगरी में समर ओलंपिक्स में दोबारा से इंट्रोड्यूस किया जाएगा 2028 में, 128 साल बाद। ठीक है, तो वेन्यू कौन सा है इसका इस बार का और समर ओलंपिक्स का? ये है लॉस एंजलिस। ठीक है, और लॉस एंजलिस की 30-40 किलोमीटर की रेंज में कैलिफोर्निया के अंदर ये क्रिकेट वगैरह कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को रीडेवलप किया जा रहा है एज एन स्पोर्ट्स सिटी के फॉर्म में इसको, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली के अंदर है, उसको रीडेवलप किया जा रहा है। इंडिया की वुमेन कबड्डी टीम ने 2025 में वर्ल्ड कप जीत लिया है कबड्डी का। किस कंट्री की टीम को हराया था? ये हराया है चाइना की टीम को, चाइनीज की ताइपाई की। ठीक है, और ये कंडक्ट हुए थे ढाका बांग्लादेश के अंदर, कबड्डी के वर्ल्ड कप। विच इंडियन सिटी को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि ये 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स से मतलब कंडक्ट कराने वाला है? अहमदाबाद को चूज कर लिया गया है, अहमदाबाद 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स कराने वाला है। ठीक है, 2010 में भी हुए थे इंडिया के अंदर, दिल्ली में हुए थे।
यंगेस्ट एवर विनर ऑफ फाइड वर्ल्ड चेस वर्ल्ड कप, सबसे जवान यंग अब तक के, वो बने जेवोकिर सिंडारोव, उज्बेकिस्तान से बिलोंग करते हैं। 19 साल की एज में इन्होंने जीता है। किस कंट्री ने टॉप किया मेडल टेनी में एशियन यूथ गेम्स की? एशियन यूथ गेम्स की मेडल टेनी को टॉप किया है चाइना के द्वारा, और इंडिया का रैंक रहा है इसमें सिक्स। ठीक है, इंडिया फिनिश्ड सिक्स। नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं रिपोर्ट इंडेक्स पे। एआई फॉर एआई रिपोर्ट शेपिंग द डीप टेक रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर, ये रिलीज की गई है किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज की गई है। एआई फॉर एआई क्या है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन में। ठीक है, प्रमोट करना एआई रोबोटिक आईओटी के एग्रीकल्चर में। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लॉन्च किया गई है, एआई को इंटीग्रेट करना एग्रीकल्चर फील्ड में। एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2025 रनिंग ऑन एम्प्टी किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की गई है? ये एडेप्टेशन को मतलब जो क्लाइमेट चेंजिंग है, क्लाइमेट को अडेप्ट करने के लिए कुछ फाइनेंस चाहिए, वो शॉर्ट पड़ रहा है। ये रिपोर्ट रिलीज की गई है किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? यूएनईपी के द्वारा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। और उसमें बताया कि फंड तो चाहिए 310 से 365 बिलियन डॉलर बाय 2035 एनुअली, बट 26 बिलियन डॉलर ही है करंटली, तो 14 क्रॉस गैप है। ग्लासगो जो क्लाइमेट पैक्ट है ना, वो डबलिंग अडेप्टेशन फाइनेंस 2025 उसको मीट नहीं कर पा रहे। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स मतलब किस कंट्री रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग चल रही है, रिलीज किया किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और इंडिया का रैंक क्या है इसमें? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा रिलीज किया गया है। इंडिया का रैंक है इसमें 86। विच यूनिवर्सिटी रैंक फर्स्ट इन क्यूएस एशिया, क्यूएस के द्वारा लॉन्च की गई एशिया यूनिवर्सिटी रैंक में किसने टॉप किया है? ठीक है, तो इसमें टॉप किया है यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग ने, और इंडिया की तरफ से 59th पे रहा है अपना आईआईटी दिल्ली, और ग्लोबली ये 123rd पे रहा है। ठीक है, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट रिलीज की जाती है ओईसीडी के द्वारा, कितना माइग्रेट कर रहे हैं लोग उसको लेके। स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इसमें बताया है कि एशिया के अंदर स्पेशली साउथ एशिया इंडो गैलेक्टिक प्लेन के अंदर वर्स्ट अफेक्टेड रीजन है लैंड डिग्रेडेशन वगैरह को लेकर। ठीक है, वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 रिपोर्ट आई है। इसमें इंडिया की दो कोऑपरेटिव है जिन्होंने टॉप लेवल रैंक्स अचीव किए, नंबर वन पे रहा है, एक दो पे रहा है। तो पहला रहा है अमूल, रहा है टॉप पे, और इफको रहा है सेकंड पे। तो ये नंबर वन एंड नंबर टू है वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ईट लैंसेट कमीशन रिपोर्ट रिलीज की गई है करंट ग्लोबल फूड सिस्टम को लेके। तो उसने वो थ्रेट किया है कि पेरिस क्लाइमेट टारगेट को आप अचीव ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो हम फूड सिस्टम अभी चल रहा है ना उसके रहते आप कितना भी जो मतलब जो टारगेट्स आपने लिए हो ना पेरिस एग्रीमेंट के अंदर, वो भी आप अचीव कर लोगे, तब भी टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ ही जाएगा 2050 तक। तो ऐसा ईट लैंसेट कमीशन की रिपोर्ट ने बोला है। ठीक है, इवन इफ नॉन फॉसिल एमिशन स्टॉप फूड सिस्टम एमिशन अलोन कोड एक्सीड टू डिग्री लिमिट। ठीक है, ऐसा इसने बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि ये लाइव स्टॉक एग्रीकल्चर डिफोरेस्टेशन फूड वेस्ट यही सब वन थर्ड कंट्रीब्यूट कर रहा है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस में। आप बाकी सब टारगेट अचीव कर लोगे पेरिस क्लाइमेट के, ये कैसे अचीव करोगे? तो वो बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए कैसे कम कर सकते हैं कि प्लेनेटरी हेल्थ डाइट पे जाओ, जो प्लांट्स मतलब मीट वगैरह कम खाओ, प्लानेट प्लेनेट हेल्थ डाइट पे फोकस करो, एग्रीकल्चर पे फोकस करो, सस्टेनेबल, और साथ ही साथ फूड पॉलिसी को एनडीसी में इन्वॉल्व करो। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा पैन इंडिया वल्चर असेसमेंट किया है। तो इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या आउटकम आई है? आउटकम आई है कि जो 72% ऑफ हिस्टोरिकल नेस्टिंग साइट है वल्चर्स की वो खो चुकी है। इसने रिपोर्ट ने मेजरली जो फोर क्रिटिकली इंडेंजर्ड वल्चर्स है उन पर सर्वे किया है। फोर क्रिटिकल इंडेंजर्ड वो क्या है? व्हाइट रम्प्ड वल्चर है, और रेड हेडेड वल्चर है, इंडियन वल्चर है, और स्लेंडर बिल्ड वल्चर है। मेजरली इन्हीं पे इन्होंने फोकस किया है रिपोर्ट में। ठीक है, इंडिया की रैंक क्या रही है जर्मन वॉच क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में? ठीक है, मतलब जो क्लाइमेट बढ़ चेंज होते हो क्लाइमेट से कितना रिस्क है किसी कंट्री को, उसमें इंडिया की रैंक है, इसमें इंडिया की रैंक है 9th। ठीक है, जो उसने और जो एनालिसिस किया है वो पीरियड लिया 1995 से 2024 का। ठीक है, फर्टिलिटी कितनी हुई है, इकोनॉमिक लॉसेस क्या रहा है, तो इंडिया की रैंक आई है 9th। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स आया है, इसमें इंडिया का बहुत गंदा हाल रहा है। पिछले साल 10 रैंक थी, इस साल कितनी रही है? 23rd हो गई है। ठीक है, और जो टॉप थ्री पोजीशन वैकेंट है, क्योंकि वेरी हाई परफॉर्मेंस किसी की भी नहीं है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। ठीक है, और इंडिया को मीडियम कैटेगरी में रखा गया, पिछले साल अच्छी कैटेगरी में था, हाई कैटेगरी में, इस बार मीडियम परफॉर्मेंस कैटेगरी में। और डेनमार्क ने टॉप किया है, रैंक 4 रहा है उसका। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2026 की सस्टेनेबिलिटी में इंडिया की तरफ से किस यूनिवर्सिटी को बेस्ट रैंक मिला है? तो इंडिया की तरफ से मिला है आईआईटी दिल्ली को बेस्ट रैंक, और वो रैंक है लगभग लगभग
200 कुछ, ठीक है। बेस्ट रैंक 200 कुछ रैंक है, रैंक आप देख लेना गूगल से। तो 200 प्लस रैंक मिला है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, इंडिया की यूनिवर्सिटी को। और इसमें टॉप किया लैंड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के द्वारा। स्टेट ऑफ वर्ल्ड वर्ल्ड चिल्ड्रन 2025 विच ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया गया है, मतलब वर्ल्ड की चिल्ड्रन का स्टेट को लेके। तो यूनिसेफ होगा, चिल्ड्रन से रिलेटेड यही ऑर्गेनाइजेशन है, तो ठीक है, इसने रिपोर्ट रिलीज की गई है। और रिपोर्ट का आउटकम क्या है कि जो मेन फोकस है एंडिंग चाइल्ड पॉवर्टी को लेके, ठीक है। लोई इंस्टीट्यूट का एशिया पावर इंडेक्स अभी रिलीज किया है। तो इंडिया का रैंक क्या है एशिया रीजन में पावर इंडेक्स में? तो इंडिया का रैंक रहा है थर्ड, टॉप पे रहा है यूएसए, सेकंड पे रहा है चाइना, ठीक है। प्रोजेक्ट में क्या न्यूज में था, देख लेते हैं। इंडिया का लार्जेस्ट जियो थर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट लगाया जाने वाला है। तो लोकेशन चूज की अराकू वैल्यू आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। लार्जेस्ट जियो थर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए। और ये अपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। अडानी के द्वारा लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, कहाँ पे लगाया जाएगा? ख्वाडा गुजरात के अंदर, 24/7 रिन्यूएबल एनर्जी सपोर्ट देगा, ठीक है। कैपेसिटी 1126 मेगावाट। इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट रिसेंटली कमीशन किया गया है, किस कंपनी में? जेएसडब्ल्यू एनर्जी के अंदर, कर्नाटक के अंदर, ठीक है। और किसका पार्ट है इंडिया के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन सेकी साइट प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। और इससे भी तगड़ा आने वाला है एलएनटी ग्रीन टेक के द्वारा पानीपत के अंदर, अभी तक जेएसडब्ल्यू ही है। ज्योग्राफी में क्या न्यूज में है? उम्मनगोट रिवर, ये मेघालय की रिवर है। रिसेंटली क्या होगा, इसमें काफी ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया है। ये ट्रांसपेरेंट रिवर है, मतलब आर पार दिखाई देता है, बहुत ही क्लीन माना जाता है। इसमें डंपिंग की जा रही है वेस्ट मटेरियल की, तो इसकी वजह से इसमें एनवायरमेंट इम्पैक्ट आ रहे हैं। तो ये किसके अंदर है? मेघालय के अंदर, ठीक है। और ये पड़ती है गारो खासिया जयंतिया ना, तो वेस्ट जयंतिया वाले हिल के रीजन में ये अपना गारो खासिया जयंतिया, जयंतिया का जो वेस्ट वाला पार्ट है ना, वहां पे रिवर है। इस तरीके से क्लीन देखो, आप आर पार देख सकते हो। volcanic ash that recently reached Indian airspace originated from which volcano, ठीक है। रिसेंटली एक जगह वॉल्केनो eruption हुआ, वहां से जो एसिस थी, लावा की एसिस होती है, वो इंडिया तक पहुंच गई। ये कौन सा वाला वॉल्केनो था? ये तो काफी अच्छी न्यूज हो जाती है। हाईली गुब्बी वॉल्केनो, ठीक है। हाईली गुब्बी वॉल्केनो रिसेंटली एरप्ट हुआ, तो उसकी एस इंडिया तक पहुंच गई। और ये वॉल्केनो किस कंट्री के अंदर होता है? यूथोपिया के अंदर। लगभग लगभग 12,000 साल बाद एरप्ट हुआ है ये वॉल्केनो, यूथोपिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर, ठीक है। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन लेकर आया था, वहां पे भी यूथोपिया था, COP 32 के लिए। तो आप लोकेशन आप देख सकते हो यहाँ पे, यूथोपिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर, ठीक है। साइक्लोन डिथवा न्यूज में था, इसको नाम किसने दिया है? नाम दिया गया यमन के द्वारा। यमन मिडिल ईस्ट की कंट्री है, ठीक है। इसमें ऊपर वाले मैप में दिख रही है, ये यमन है, ये वाला रीजन यमन है, ठीक है। अ, तो यमन के द्वारा नाम दिया गया है, पर ये साइक्लोन फॉर्म हुआ है बे ऑफ बंगाल रीजन में, और इंडिया के तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश वाले रीजन को हिट करने वाला है, ठीक है। हिस्ट्री में क्या क्या न्यूज में था? रिसेंटली 4,000 साल पुराना टेम्पल फलेका आइलैंड कुवैत के अंदर अनवील किया गया है, मतलब निकाला है खोद के, ठीक है। 4,000 साल पुराना फलेका आइलैंड कुवैत के अंदर, पर्शियन गल्फ में, ठीक है। फलेका आइलैंड कुवैत के अंदर। तो ये किस एंशियंट सिविलाइजेशन से बिलोंग बताया जा रहा है? ये बताया जा रहा है दिलवन सिविलाइजेशन। और दिलवन सिविलाइजेशन एज एन इंटरमीडिएट काम करती थी ये अपने इंडस सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया, अरबियन सिविलाइजेशन के बीच में, ठीक है। जो ट्रेड होता था उसके बीच में काम करती थी। और किस किस बेस से पता चला कि दिलवन सिविलाइजेशन से बिलोंग है? क्योंकि टेम्पल डिस्कवर हुआ है ना, एक के ऊपर एक है, तो वो उसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, ठीक है। साइंस में देख लेते हैं। प्रोजेक्ट सन कैचर न्यूज में था, तो ये क्या है कि ये प्रोजेक्ट सन कैचर गूगल का एक इनिशिएटिव है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक AI कंप्यूटिंग के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा स्पेस में, जो सोलर पावर्ड रहेगा, सोलर की एनर्जी को यूज करके कंप्यूटर मतलब कंटिन्यूसली चलता रहेगा, और AI कंप्यूटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर वो काफी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। प्रोजेक्ट सन कैचर गूगल का प्रोजेक्ट है। QSIP न्यूज में था, ये भी काफी अच्छी चीज है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? QSIP, QSIP ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं एग्जाम में कि फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। तो ये का मतलब है क्वांटम सिक्योर क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर सिस्टम इन पैकेज। तो इसमें क्या होगा, क्वांटम टेक्नोलॉजी को यूज करके सिक्योर एन्क्रिप्शन और साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। और ये डेवलप किया गया है QNU लैब्स के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज में है, इंडिया के द्वारा हैक प्रूफ क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क टेस्टिंग कर ली गई है, जिसकी रेंज है 500 किलोमीटर, मतलब 500 किलोमीटर तक विदाउट हैक हैक हुए आपको डेटा ट्रांसफर कर सकते हो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से, ठीक है। तो ये किसने बनाया है? QNU लैब बेंगलुरु के द्वारा। अकॉर्डिंग टू इसरो, मंगलयान 2 कब लॉन्च किया जाएगा? टारगेट कब कर लिया गया? 2030 तक कर लिया गया है, ठीक है। और 2028 का टारगेट आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, और 2035 का भी क्या टारगेट है वो बताना है, मतलब क्या लॉन्च किया जाएगा उस टाइम पे।
2030 का टारगेट लिया गया है। इसमें ऑर्बिटर लैंडर रोवर और ये बार पहला अटेम्प्ट होगा सॉफ्ट लैंडिंग के लिए मार्स पे। ह्यूमन रेटेड L1110 विकास इंजन डिलीवर किया गया है इसरो को। किस कंपनी ने बनाया है इसको? तो ये बनाया गया है गोदरेज एरोस्पेस के द्वारा, और इसको यूज किया जाएगा गगनयान मिशन के अंदर, ठीक है। नासा का एस्केडेप मिशन मार्स पे लॉन्च किया गया है। तो ये किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? ब्लू ओरिजिन के द्वारा लॉन्च किया गया है, जेफ बेजोस की कंपनी है, ठीक है। तो एस्केडेप मिशन क्या है? एस्केडेप मिशन है कि जो मार्स है, मार्स के जो मैग्नेटोस्फेयर, उस पर सोलर का क्या इम्पैक्ट है और उसका एटमॉस्फेयर कैसे लॉस हुआ, उसकी स्टडी करेगा। और इसमें 2 सैटेलाइट होंगे, ठीक है, 2 स्पेस क्राफ्ट होंगे। रिसेंटली सेंटिनल 6 भी सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। किस पर्पज के लिए? सेंटिनल 6 भी लॉन्च किया गया है सी लेवल को मॉनिटर करने के लिए, सी लेवल जो राइज हो रहा है, ठीक है। नासा, ह्यूमन स्पेस एजेंसी, ये सब इसके ज्वाइंट मेंबर है, इनके द्वारा कंबाइंड इसको लॉन्च किया गया है। बेटसा 101 यूज में था। ये क्या है? सिकल सेल डिसीज के लिए एक क्रिस्पर Cas9 वेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली गई है, इस आइडेंटिफाई करने के लिए और रिमूव करने के लिए, ठीक है। बेटसा 101 क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी, सीएसआईआर आईजीआईबी ने डेवलप की है और इसको सीरम इंस्टीट्यूट को दे दिया है बनाने के लिए। मेनली जो सिकल सेल की डिसीज होती है अपने ट्राइबल पॉपुलेशन में, उसको रोकने के लिए, बेनिफिट देने के लिए। इंडिया का पहला इंडस्ट्री बिल्ट पीएसएलवी रॉकेट जो ओशन सैट मिशन में यूज किया जाएगा, ये किस कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है? तो ये मैन्युफैक्चर किया गया है HAL L&T के द्वारा, और ओशन सैट मिशन के लिए यूज किया जाएगा PSLV XL, ठीक है। कोलोनोएक्स नाइट्रोजन ऑक्साइड को यूज करके एक तरीके से वुंड को हील करने के लिए डायबिटिक अल्सर वाले पेशेंट में, उसमें इसको बनाया गया है, ठीक है, कोलोनोएक्स। और ये बार्क डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरह बनाया गया, लाइसेंस दिया कोलोजेनेसिस प्राइवेट लिमिटेड को, ठीक है। मतलब जो वुंड्स वगैरह हो जाते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड की हेल्प से, उनको ट्रीट कर दिया जाएगा, ठीक है। सेंजुआ 22 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा त्यांगयांग स्पेस स्टेशन के लिए। पर्पस क्या है? त्यांगयांग स्पेस स्टेशन पे अभी रिसेंटली सेंजुआ 20 लॉन्च किया गया था, कुछ ह्यूमंस को लेके गया था वहां पे। अब क्या हो गया? डेवरीज की हेल्प से जो स्पेसक्राफ्ट लेके गया था रिकवर करने वाला, वो डैमेज हो गया। तो उन उसको रिकवर कर उसको हटाने के लिए, और ये दोबारा से सेंजुआ 22 से लॉन्च किया गया ताकि उनको रिकवर किया जाए, उनको जो एस्ट्रोनॉट वहां पे गए हैं, उनको रिकवर किया जाए इसलिए, ठीक है। तो C2 सर्वेज अनमेंड इमरजेंसी रेस्क्यू बैकअप रिटर्न क्राफ्ट। आर्ट एंड कल्चर में देख लेते हैं। जीआई टैग दिया गया है मेरठ के भूगोल को। ये किस कैटेगरी का इंस्ट्रूमेंट है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, मेरठ का। स्पीसीज कुछ कुछ न्यूज में थी, देख लेते हैं कौन सी न्यूज में थी। ये रोहू स्पीसीज न्यूज में थी। स्टेट फिश डिक्लेयर किया गया है इसको इंडियन स्टेट के द्वारा, ये पंजाब के द्वारा रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। इंपोर्टेंट डेज में आ जाते हैं। 2025 में बर्थ एनिवर्सरी बिरसा मुंडा की कौन से नंबर की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई? 150वें नंबर की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है। भगवान बिरसा मुंडा के आप लोगों को पता होगा, उलगुनन मूवमेंट था जो, ठीक है, उलेत विलेज में झारखंड में 15 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसी दिन झारखंड का फॉर्मेशन भी हुआ था, ठीक है। जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। बहुत 4-5 चीजें निकल के आती है बिरसा मुंडा से रिलेटेड। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है 3 नवंबर को, ठीक है। इस दिन मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम था ना, जो प्रमोट करता है लिविंग एंड हार्मोनी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, वो स्टार्ट किया गया था, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? ये 11 नवंबर को मनाया जाता है। जो फर्स्ट अपने एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे, ठीक है। 350वीं शहीदी दिवस मनाई गई है सिख गुरु की, गुरु तेग बहादुर जी की बनाई गई है, ठीक है। इनको एक तरीके से हिंदू का वो सेफ गार्ड करने वाला भी बोलते थे, ठीक है। इन्होंने कश्मीर कंडी को डिफेंड किया था, और 1675 में औरंगजेब ने इसको कन्वर्ट करने के लिए बोला, बट इसने रिफ्यूज कर दिया, तो इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था, ठीक है। तो इससे 350वीं एनिवर्सरी मेजर नेशनल अचीवमेंट की तरह शहीद दिवस की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। नेबर प्लेज एक रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया है। ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा। नेबर एवर प्लेज क्या है कि जो 26/11 का अटैक हुआ था मुंबई में, तो वो सब दोबारा ना हो, इस तरीके से प्लेज ली गई है उनके विक्टिम्स को याद करने के लिए, और एक तरीके से, इस तरीके से एक इवेंट दोबारा कभी ना हो। फेस्टिवल में न्यूज में देख लेते हैं। फेस्टिवल में क्या होता है कि मेजरली पूछता है कि ये फेस्टिवल किस स्टेट से बिलोंग करता है। चबांग कट फेस्टिवल, जिसमें कुकी, चिन, मिजो ट्राइब पार्टिसिपेट करती हैं। ये मणिपुर का एक फेस्टिवल है।
हार्वेस्ट वगैरह हो जाने के बाद फोक डांस वगैरह, कम्युनिटी फीस्ट वगैरह। वंगाला फेस्टिवल, जिसको 100 ड्रम फेस्टिवल भी बोलते हैं, ये किस इंडियन स्टेट के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? ये मेघालय के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ये भी फसल वगैरह कटने के बाद। मेजरली इनके फेस्टिवल नॉर्थ ईस्ट में ही होते हैं, फसल वगैरह कट जाती है, फिर एंजॉय करते हैं, वही की जो पहली लिविंग होती थी ना, अब खाना पीना हो गया, अब सेट एंजॉय करो। ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल, ये कहाँ पे? ये भूटान के अंदर। ये जैसा ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मिडिल ईस्ट में, यूक्रेन रशिया, ये सब उन्होंने तो इसी बीच उन्होंने थोड़ा शांति बनाने करने के वर्ल्ड में ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है, ठीक है, भूटान की तरफ। संगाई फेस्टिवल, संगाई ये एक एनिमल है, संगाई, संगाई डियर, मणिपुर का, उसके लिए उसके नाम पे इसका फेस्टिवल का नाम रखा गया है, वहाँ के टूरिज्म डिपार्टमेंट मणिपुर के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। परवला तीर्थम, रिसेंटली डिक्लेयर किया गया स्टेट फेस्टिवल, किस स्टेट का? परवला तीर्थम, आंध्र प्रदेश का स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर कर दिया गया है इसको। और ये कोनासम गोदावरी रीजन में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, मकर संक्रांति के टाइम पे। पॉलिटी में न्यूज में थे, एक केस है मिहिर राजेश सावर से स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली इसमें अनाउंस किया कि रिटर्न ग्राउंड ऑफ अरेस्ट मस्ट बी प्रोवाइडेड टू अक्यूज, कि जो आर्टिकल 22 के अंदर किसी भी अपराधी को पकड़ते हैं तो उसको बताना पड़ता है कि आपको इस ग्राउंड पे अरेस्ट किया गया है। तो इसने मिहिर राजेश सावर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इतने टाइम के अंदर उसको प्रोवाइड करना है। एटलीस्ट 2 घंटे पहले तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने मतलब ले जाने से पहले 2 घंटे पहले बताना है, ताकि वो अपना डिफेंड तैयार कर सके, डिफेंस तैयार कर सके, अपना वकील तैयार कर सके, ठीक है। 2 घंटे पहले बताना ही पड़ेगा। अगर नहीं बताया तो उसको रिलीज भी कर देगी कोर्ट, ऐसा इसमें जजमेंट में बोला है मिहिर राजेश शाह स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। विच स्टेटमेंट करेक्टली रिफ्लेक्ट द रीसेंट सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग बिल को असेंट देने के लिए? देखो, मई में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 3 महीने की टाइमलाइन दी थी आर्टिकल 200 और 201 के अंदर बिल को असेंट देने की, ये जो भी मतलब डिसीजन लेने की, बिल असेंट देना है नहीं देना है। बट अभी दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट को चेंज कर दिया है। उन्होंने बोला है कि हम प्रेसिडेंट और गवर्नर पे इम्पोज नहीं कर सकते कोई टाइमलाइन, वो उन पे डिपेंडेंट है। तो बी ऑप्शन विल द करेक्ट आंसर, ठीक है, बिल्स को लेकर आर्टिकल 200 और 201 के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन का 138 अमेंडमेंट बिल न्यूज में है, ठीक है। ये बिल किससे रिलेटेड है? बिल रिलेटेड है आर्टिकल 240 से अंदर रिलेटेड, ठीक है। चंडीगढ़ को 240 के अंदर लाना है। जैसे आर्टिकल 240 में क्या होता है कि जो जिन यूटीओ के पास लेजिस्लेशन नहीं है, मतलब खुद का लेजिस्लेचर नहीं है, तो वो सब प्रेसिडेंट के द्वारा गवर्न की जाती है, रूल रेगुलेशन प्रेसिडेंट बनाते हैं उस केस में, मतलब अल्टीमेटली सेंटर के द्वारा। बट चंडीगढ़ केस में ऐसा नहीं था, चंडीगढ़ को अभी तक जो गवर्नर ऑफ पंजाब है वही रूल कर रहे थे। तो ये बिल इसलिए लाया जाने वाला है, अभी इस पर डिबेट चल रही है काफी, मतलब हॉल्ट पे ही है एक तरीके से, जब लाया जाएगा तो और बात करेंगे, ठीक है। डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशन रिसेंटली कितनी लैंग्वेज में रिलीज किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन डे पे 26 नवंबर को 9 लैंग्वेज में रिलीज किया गया है। और लैंग्वेज कौन कौन सी है देख लेते हैं, मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया, असमीज, लैंग्वेज आपको याद रखनी है, ठीक है। विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च्ड कंट्री का पहला ट्राइबल जीनोम सिक्वेंसिंग प्रोजेक्ट, ठीक है, मतलब जो ट्राइब लोग हैं उनके जीनोम सिक्वेंसिंग की जा रही है, मतलब जीन्स वगैरह का सिक्वेंसिंग किया जा रहा है। तो ये गुजरात के द्वारा लॉन्च किया गया है, क्योंकि यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है। जीन सिक्वेंसिंग हो जाएगी तो उसे वो अपना जो प्रॉब्लम होती है स्केल सेलेमिया, थैलेसीमिया, ये सब कैंसर वगैरह, इस सब पे स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। अंबाजी मार्बल को रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है। अंबाजी मार्बल भी बिलोंग करता है गुजरात से। जीआई टैग दिया गया, किस तरीके की रॉक है? मेटामॉर्फिक रॉक है ये, ठीक है। एज पर 2025 रीऑर्गेनाइजेशन, आंध्र प्रदेश के अंदर कितने नए डिस्ट्रिक्ट ऐड किए जाएंगे? 3 डिस्ट्रिक्ट ऐड किए जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हो जाएंगे उसके अंदर? 29। 3 नए डिस्ट्रिक्ट का नाम देख लेते हैं, पोलावरम, मराकपुरम, मदनम पल्ले, ठीक है। ये 3 डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखना है, टोटल नए कितने? 29 हो जाएंगे। फजील नगर उत्तर प्रदेश के अंदर, उसका नाम चेंज किया जाएगा, उसका नाम क्या रखा जाएगा? पावा नगरी। फजील नगर किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है? कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, कुशीनगर के अंदर आता है। तो ये थे इस नवंबर मंथ के इंपोर्टेंट, हम एमसीक्यू 100+ होंगे, 100%, 150 तो होंगे ही, ठीक है, जो रिलेवेंट हो सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। सिंपल रखा है प्रोसीजर, वन लाइनर रखा है, जैसा एग्जाम में पूछा जाता है। इसी तरीके से करंट अफेयर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर करें। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट मंथ।